नमस्कार दोस्तों। आज है 21 अगस्त 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड हाफ वीकली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स में हमने 15 क्वेश्चंस बनाए हैं जो हमारे 19 से लेकर के 21 अगस्त तक के रहेंगे। और ये 15 के 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो यूपी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेषकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन, और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस दिखेंगे भी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो बीईओ का एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, उसमें हमारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़, जैसे ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ईवीएस, साइंस, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का हाफ वीकली करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया। आपको बताना है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन ए है सिनेमा जगत, बी है चिकित्सा जगत, सी है खेल जगत और डी है पर्यावरण वेद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है सिनेमा जगत। देखिए, हाल ही में मदारी और दृश्यम जैसी फिल्मों के निर्देशक निशिकांत कामत का 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इन्हें वर्ष 2006 में बेस्ट मराठी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और वर्ष 2008 में आर माधवन और इरफान अभिनीत फिल्म मुंबई मेरी जान निशिकांत द्वारा ही निर्देशित पहली हिंदी फिल्म थी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को कौन से बल या फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है आईटीबीपी, बी है एसएसबी, सी है बीएसएफ और डी है सीआरपीएफ। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जो है बीएसएफ। देखिए, हाल ही में 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल या फिर बीएसएफ या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वर्तमान में वह ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी ने 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया जो है वो महानिदेशक बनाने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चीन ने कौन से देश को CH-4 ड्रोन देने के लिए एक समझौता किया है। ऑप्शन ए है नेपाल, बी है ईरान, सी है पाकिस्तान और डी है सऊदी अरब। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है पाकिस्तान। देखिए, हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को काई हांग 4 या फिर CH-4 नामक ड्रोन देने के लिए क्या है एक समझौता किया है। और CH-4 जो ड्रोन है वो एक साथ 1200 से 1300 किलो भार को लेकर उड़ सकता है और यह ड्रोन जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी जुड़ा हुआ है और यह विभिन्न प्रकार के युद्धक उपकरणों से भी लैस है। और यह ड्रोन इस समय इराकी सेना के साथ साथ ही रॉयल जॉर्डन एयरफोर्स के पास भी है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है, राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से खिलाड़ी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए है मिल्खा सिंह, बी है मेजर ध्यानचंद, सी है सुनील गावस्कर और डी है प्रगट सिंह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है मेजर ध्यानचंद। देखिए, 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में जापान ने घोषणा की है कि वह अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में है। जापान विश्व की कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए है पहली, बी है दूसरी, सी है तीसरी और डी है चौथी। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है तीसरी। देखिए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जापान सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में है और इस वर्ष अप्रैल जून तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 27.8% की रिकॉर्ड जो है गिरावट आई है। और सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि कोरोना महामारी की वजह से खपत और निर्यात में बड़ी गिरावट आई है। और आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में समायोजित वास्तविक जीडीपी में 7.8% की गिरावट आई है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में पॉजिटिव पे चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि यह किस संस्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए है खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है सीबीडीटी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई ने बैंक चेक के माध्यम से फर्जीवाड़े के बढ़ते मामलों को देखते हुए पॉजिटिव पे व्यवस्था की परिकल्पना की है। और इस महीने की शुरुआत में हुई मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम का ऐलान किया है और यह व्यवस्था जो है वो ग्राहकों को फर्जी चेक से होने वाली धांधली से निजात दिलाएगी। और यह सिस्टम 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा की रकम के लेन देन पर लागू होगा। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर कहां पर निर्मित करने का फैसला किया गया है।
ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है गाजियाबाद, सी है लखनऊ और डी है अलीगढ़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है अलीगढ़। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में बनेगा और करीब 400 हेक्टेयर क्षेत्र में इसे विकसित किया जाएगा और इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा ने, यहाँ पर आएगा के, यूपीडा के सीईओ व अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने की है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य ने धार्मिक स्थलों से लेकर कोर्ट परिसरों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है उत्तराखंड। और उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जो है उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन जो है वो यूपी, जितने भी यूपी स्टेट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और आप नोट करके रख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। देखिए धार्मिक स्थलों से लेकर कोर्ट परिसरों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का मुख्यालय लखनऊ और मेरठ में होगा। दूसरा है उत्तर प्रदेश दावा अधिकरण बनने के लिए कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तीसरा कथन है दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हासिल होंगी और वह उसी रूप में काम करेगा। चौथा है दावा अधिकरण का फैसला अंतिम होगा और उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। और पांचवा है क्षतिपूर्ति पाने के लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना के 3 माह के भीतर दावा अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ए है केवल 1 2 3, बी है केवल 1 2 5, सी है केवल 1 2 3 5 और डी है सभी 1 2 3 4 5। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सभी 1 2 3 4 5, मतलब जो पांचों कथन है वो सही है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित जसराज जी का निधन हो गया। आपको बताना है कि वह कौन से घराने से संबंधित है। ऑप्शन ए है किराना घराना, बी है मेवाती घराना, सी है बनारस घराना और डी है मेरठ घराना। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जो है मेवाती घराना। देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा। देखिए हाल ही में भारत के जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध मेवाती घराने से था। पंडित जसराज जी का जन्म 28 जनवरी 1930 ईस्वी को हरियाणा के हिसार में हुआ था और इनके पिता पंडित मोतीराम मेवाती घराने के संगीतज्ञ थे। और पंडित जसराज को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और वर्ष 2019 में सौर मंडल में एक ग्रह का नाम जो है वो इनके नाम पर रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है कि वह किस पद पर तैनात थे। ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, बी है सूचना आयोग, सी है सतर्कता आयोग और डी है सीबीआई निदेशक। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जो है चुनाव आयुक्त। देखिए हाल ही में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वह एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और एडीबी ने पिछले महीने ही उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में सत्यपाल मलिक को कौन से राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है गोवा, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है मेघालय और डी है मणिपुर। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जो है मेघालय। देखिए हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। वह तथागत राय का स्थान लेंगे और अभी तक सत्यपाल मलिक जो है वो गोवा के राज्यपाल थे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से प्लेटफॉर्म को आईपीएल का मुख्य प्रायोजक बनाया गया है। ऑप्शन ए है बायजूस, बी है अनअकैडमी, सी है पेटीएम और डी है ड्रीम 11। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है ड्रीम 11। देखिए चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के आईपीएल मुख्य प्रायोजक के हटने के बाद नए प्रायोजक की तलाश पूरी हो गई है और यूएई में इस साल आईपीएल के 13वें संस्करण के आयोजन के लिए ड्रीम 11 को 222 करोड़ रुपए में स्पॉन्सरशिप दी गई है। और फैंटेसी स्पोर्ट लीग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने इस बार के आईपीएल की स्पॉन्सरशिप पाने के लिए अनअकैडमी की 171 करोड़ और बायजूस की 201 करोड़ की बोली को पीछे छोड़ा है। अब देखिए आईपीएल के साथ ड्रीम 11 का यह सौदा 18 अगस्त 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा
और ड्रीम 11 की मूल कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स को वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था। और उनकी वेबसाइट के अनुसार टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2018 में ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। जो है राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1948, बी है 1950, सी है 1956 और डी है 1975। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो है 1948। देखिए, राष्ट्रीय आपदा कोष की स्थापना जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों की सहायता करना था और बाद में इसे प्राकृतिक आपदा से लेकर दंगा पीड़ितों और एसिड हमला पीड़ितों तक की मदद की जाने लगी। चलिए बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए है नाइजीरिया, बी है माली, सी है ब्रुनोई और डी है सोमालिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है माली। देखिए, पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता तथा प्रधानमंत्री बूब्रो सीस को बंधक बना लिया था और माली पहले ही जिहादी विद्रोह का सामना कर रहा था और यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाए जाने सहित बड़े पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। जो है अफ्रीका देश अल्जीरिया की सीमा आपको बताना है कि कौन से देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए है लीबिया, बी है माली, सी है मोरक्को और डी है सूडान। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट में आप फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भी देना है। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके जो भी हमारे नए वीडियोज़ हैं वो आपको साथ के साथ मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।